हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम। पीसीएस 2021 और आरओ एआरओ 2021 के लिए जो सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट चलाया गया है, इसकी आज हम 4th क्लास करने वाले हैं। और ये जो हिस्ट्री की क्लास है, इसमें आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो सारे प्रश्न एमसीक्यू के माध्यम से करवाए जा रहे हैं। और यहाँ पर टॉप 25 जो जर्नल स्टडीज़ के क्वेश्चन हैं वो करवाए जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ए 563 ईसा पूर्व, बी 558 ईसा पूर्व, सी 561 ईसा पूर्व, डी 544 ईसा पूर्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये है 563 ईसा पूर्व। ठीक है, और कहाँ हुआ था ये कमेंट सेक्शन में आप वीडियो को पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो किस घटना को ये बोला जाता है? ए उनका महापरिनिर्वाण, बी उनका जन्म, सी उनका गृह त्याग, डी उनका प्रबोधन। तो ये किस घटना को बोला जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है सी, यानी कि उनका गृह त्याग। जब उन्होंने गृह त्याग किया था तो इसको महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। ठीक है, याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो लगातार पीसीएस में पूछे गए हैं, आरओ एआरओ यूपीपीएससी की जो भी परीक्षाएं होती हैं उनमें पूछे गए हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आईएएस एग्जाम में भी पूछे गए हैं। चलिए अगला सवाल, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? ए शाक्य वंश, बी माया वंश, सी लिच्छवी वंश, डी कोलीय वंश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है कोलीय वंश, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा। माँ का नाम क्या है? गौतम बुद्ध की जो माँ है उनका नाम क्या है? उनके पिता का नाम क्या है? ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। अब माँ का नाम जो था ये माया देवी था और पिता का जो नाम है वो शुद्धोधन था। ठीक है, चलिए अगला सवाल, बुद्ध का जन्म हुआ था तो जो महात्मा बुद्ध थे इनका जन्म कहाँ हुआ था? ए वैशाली, बी लुम्बिनी, सी कपिलवस्तु, डी पाटलिपुत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये लुम्बिनी होगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक ध्यान देने वाली बात यह है, जब कभी भी ऑप्शन में आपको लुम्बिनी ना दिया हो तो आप कपिलवस्तु को करेक्ट आंसर मानेंगे, क्योंकि कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी है। और कभी कभी ऑप्शन में दे देता है, कई किताबों में भी लिखा हुआ है कि कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में जो महात्मा बुद्ध का जन्म है वो हुआ था। तो अगर लुम्बिनी ऑप्शन में ना दिया हो तो आप कपिलवस्तु करेक्ट आंसर कर सकते हैं। बट अगर लुम्बिनी दिया है, कपिलवस्तु भी दिया है, तो आप जो है केवल जो लुम्बिनी है उसको सही आंसर मानेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, मान लीजिए आप इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं और वहाँ कोई शहर होगा, दूसरा शहर होगा, गांव होगा या मोहल्ला होगा, कुछ भी होगा। मान लीजिए इलाहाबाद में रहते हैं और फिर नैनी है, तो इलाहाबाद के निकट नैनी में, तो आप अगर इलाहाबाद दिया है तो करेक्ट आंसर आप इलाहाबाद कर सकते हैं। बट अगर नैनी भी ऑप्शन दे दिया तो आप नैनी स्पेसिफिक जगह पर जाके करेंगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ये लुम्बिनी होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में लुम्बिनी ना दे, कहीं कपिलवस्तु हो, तो आप उसे भी करेक्ट आंसर कर सकते हैं। ठीक है, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी है, इसलिए वहाँ ये जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ बी होगा, लुम्बिनी। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो कौन सा अभिलेख जो है अशोक का, कौन सा अभिलेख बताता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ए बसाड़ स्तंभ अभिलेख, बी निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, सी रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, डी रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है डी रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख। चलिए अगला सवाल, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण क्या होता है? तो महापरिनिर्वाण मतलब उन्होंने जब अपना शरीर त्यागा था, मृत्यु हुई थी उनकी, तो वो कहाँ पर हुई थी और इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण। तो ये कहाँ हुआ था? ए लुम्बिनी में, बी बोधगया में, सी कुशीनगर में, डी कपिलवस्तु में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है सी, यानी कि कुशीनगर में। तो याद रखिएगा, महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। जो निर्वाण है इसका मतलब होता है शरीर त्यागना। चलिए अगला है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? अब यहाँ पिछले क्वेश्चन में ये महापरिनिर्वाण था
और यहाँ बात की गई है सिर्फ निर्वाण की, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो ए कुशीनारा में, बी श्रावस्ती में, सी लुम्बिनी में, डी सारनाथ में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है बोधगया। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? बोधगया होगा। यहाँ ऑप्शन में बोधगया नहीं दिया है। निर्वाण का मतलब होता है जब लोग अपने दुखों से छुटकारा पा लेते हैं, उनसे मुक्ति पा लेते हैं, उसी को निर्वाण बोला जाता है। मतलब है कि इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तो ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था इन्हें? बोधगया में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बोधगया होगा। इनमें से यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। तो सारे जो ऑप्शन है वो गलत हैं। ठीक है, निर्वाण कहाँ हुआ था? बोधगया में, याद रखिएगा। निर्वाण मतलब ज्ञान प्राप्ति। चलिए, दुखों से इन्हें निजात मिल गया था, मुक्ति मिल गई थी। चलिए अगला सवाल है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ए आनंद, बी सारिपुत्र, सी मोगल्लान, डी सुभद्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है सुभद्र। ठीक है, याद रखिएगा सुभद्र है। और क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि अंतिम उपदेश किसे दिया था? तो ये भी आंसर सुभद्र ही होगा। उपदेश दिया था, शिक्षित किया था, उन्हें ज्ञान दिया था। ये सारा अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो सुभद्र ही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ए श्रावस्ती, बी वैशाली, सी कुशीनगर, डी सारनाथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है वैशाली। वैशाली में गौतम बुद्ध जी ने अपनी जो अंतिम वर्षा ऋतु थी वो बिताई थी। चलिए अगला सवाल है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ए काशी, बी सारनाथ, सी कुशीनगर, डी बोधगया। तो बोधगया में तो इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, आप सभी जान रहे होंगे। ठीक है, तो बोधगया में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, लेकिन इन्होंने पहला जो उपदेश दिया था ये दिया था सारनाथ में। ठीक है, और जो पहला उपदेश दिया था इसको क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन, याद रखिएगा। जो पहला उपदेश दिया था इसे धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है, और सारनाथ में ये उपदेश दिया था। चलिए अगला सवाल है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, सबसे ज़्यादा जो उपदेश थे वो कहाँ पर दिए थे? ए वैशाली में, बी श्रावस्ती में, सी कौशाम्बी में, डी राजगृह में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है श्रावस्ती। श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने बहुत सारे जो उपदेश थे, ज्ञान था अपना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा श्रावस्ती। चलिए अगला सवाल है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो आपको पता है महात्मा बुद्ध कौशाम्बी आए थे, तो किसके राज्यकाल में आए थे? किसका शासन था उस समय? कौन था यहाँ पर राजा? ए सातनीक, बी उदयन, सी बोधि, डी निचच्छू। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है उदयन। उदयन के समय पर कौशाम्बी आए हुए थे महात्मा बुद्ध। चलिए अगला सवाल है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई। तो मृत्यु के पश्चात जो बौद्ध संगीति की अध्यक्षता थी, पहली जो बौद्ध संगीति थी इसकी अध्यक्षता है ये किसके द्वारा की गई थी? ए महाकश्यप, बी धर्मसेन, सी अजातशत्रु, डी नागसेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये होगा महाकश्यप। ठीक है, याद रखिएगा महाकश्यप। और 4 जो बौद्ध संगीति हैं, ठीक है, कितनी बौद्ध संगीति हुई थी? 4 बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा 4 हुई थी। और कहाँ कहाँ ये चारों हुई थी, किसने अध्यक्षता की थी? अगर आपको आता है और चारों नहीं आती, जितनी आती हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, चारों कहाँ हुई थी और किसने उनकी अध्यक्षता की थी? ठीक है, याद है आपको? याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति हुई थी इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ए पार्स, बी नागार्जुन, सी शूद्रक, डी वासुमित्र। तो इसकी जो अध्यक्षता थी कश्मीर में जो हुई थी ये वासुमित्र ने की थी। ठीक है, और ये कौन सी संगीति समिति थी? ये चौथी थी। ठीक है, और कहाँ हुई थी ये? कुंडलवन में। और इसके जो उपाध्यक्ष थे वो अश्वघोष थे, याद रखिएगा। ठीक है, उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे, अध्यक्ष वासुमित्र थे। कुंडलवन में हुई थी और ये चौथी थी, अंतिम थी। ठीक है, और चारों जो बौद्ध संगीति हैं ये कहाँ कहाँ पर हुई हैं? तो पहली कहाँ हुई थी? राजगृह में। दूसरी कहाँ हुई थी? दूसरी कहाँ हुई थी? वैशाली में।
तीसरी कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और चौथी कहाँ हुई थी? कुंडलवन में। तो याद रखिएगा, ठीक है। इनको याद रखने की एक ट्रिक भी है कि राजगृह में तो राज, वैशाली में तो वैशाली, राज वैशाली, और फिर पाटलिपुत्र तो जो पाटलिपुत्र है तीसरी, और चौथा है कुंडलवन में। तो इसकी जो ट्रिक है वो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि राज ने वैशाली को पटा के कुंडल जो है वो दिए, ठीक है। ऐसा कुछ आप कर सकते हैं, आपको लर्न करने से मतलब है, बाकी उसके सेंस पे मत जाइए कि क्या है, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं ऐसे। चलिए अगला सवाल है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? बौद्ध यान की जो महायान शाखा थी, ए अजातशत्रु, बी अशोक, सी धर्मपाल, डी कनिष्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है कनिष्क, ठीक है। चलिए अगला सवाल, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? ए राजगृह में, बी वैशाली में, सी पाटलिपुत्र में, डी काशी में। तो द्वितीय बौद्ध समिति कहाँ हुई थी? अभी आपको बताया है कि पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में, ठीक है। पहली राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन में। चलिए अगला सवाल, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया है। तो तीसरी जो बौद्ध सभा थी वो कहाँ हुई थी? ए तक्षशिला, बी सारनाथ, सी बोधगया, डी पाटलिपुत्र। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? पाटलिपुत्र, ठीक है। याद रखिएगा पाटलिपुत्र में। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो किस शासक ने दूसरी बौद्ध जो संगीति थी वो करवाई थी? ए अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी आनंद, डी अशोक। तो ये किसने करवाई थी दूसरी वाली? कालाशोक ने, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। ये 2 स्तंभों आई और डबल आई में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है, ठीक है। पहले में दिया है इनका जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम प्रवचन और निधन। स्तंभ 2 में दिया है सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी, कुशीनगर। तो कहाँ पर क्या हुआ था ये आपको बताना है, ठीक है। कहाँ पर क्या हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है सी, ठीक है। याद रखिएगा करेक्ट आंसर क्या है? सी, यानी कि पहले का क्या होगा? तीसरा, जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ था। दूसरे का क्या होगा? ज्ञान प्राप्ति इन्हें कहाँ हुई थी? ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया, यानी कि दूसरा। तीसरा है प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था, तो ये पहला हो जाएगा। और निधन इनका कहाँ हुआ था? ये कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अगला सवाल है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? ए महाभिनिष्क्रमण, बी संबोधि, सी प्रथम उपदेश, डी निर्वाण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है प्रथम उपदेश, ठीक है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर बताइए। सूची 1 में चिन्ह दिए हैं, सूची 2 में अर्थ दिया हुआ है। पहला जन्म, दूसरा प्रथम प्रवचन, तीसरा महाबोधि, चौथा त्याग। और सूची 2 में दिया है 1 नंबर पर बोधि वृक्ष, दूसरे पे धर्म चक्र प्रवर्तन, तीसरे पे घोड़ा, चौथे पे कमल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है डी, यानी कि 4 2 1 3। तो ए का क्या होगा? 4, मतलब जन्म इनके कमल से दर्शाया जाता है, अर्थ होता है। बी प्रथम प्रवचन, तो इसको क्या बोला जाता है? दूसरा होगा धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है। सी महाबोधि, ये क्या है? बोधि वृक्ष है, ठीक है। और चौथा क्या है? त्याग, तो त्याग को घोड़े से संबंधित है, ठीक है। तीसरा, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के किनारे स्थित है? तो ए बोधगया, बी कुशीनगर, सी लुम्बिनी या डी ऋषिपत्तन। तो ये किस नदी के किनारे है? निरंजना नदी के किनारे कौन है? तो ये है बोधगया, ठीक है। याद रखिएगा ए इसका करेक्ट आंसर होगा, बोधगया। अभी इस जो आधुनिक युग में इस नदी को फाल्गु नदी बोला जाता है, ठीक है। और पहले इसका जो नाम था वो निरंजना थी, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? मतलब कि बौद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध थे, उनको हटा के ये जो व्यक्ति था खुद बनना चाहता था, मेन संघ का प्रमुख बनना चाहता था। तो ए देवदत्त, बी महाकश्यप, सी उपाली, डी आनंद। तो ये कौन था ऐसा? तो ये थे भाई साहब देवदत्त,
ठीक है, ये महात्मा बुद्ध को ही हटा के और खुद मेन आदमी बनना चाह रहे थे। चलिए अगला सवाल है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई। तो आपको पता होगा पहले बौद्ध संघ में जो स्त्रियां थीं उनको प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन फिर बाद में स्त्रियों को भी प्रवेश की अनुमति दी गई, उन्हें भी दीक्षित किया गया। तो ए श्रावस्ती में, बी वैशाली में, सी राजगृह में, डी कुशीनगर। तो वैशाली में जो पहला ये था कि स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति दी गई थी, और वो कहाँ पर दी गई थी? वैशाली से। तो वैशाली से इसकी शुरुआत हो गई थी। आपके लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि पहली महिला कौन थी जिन्हें दीक्षित किया गया था, या इस संघ में उन्हें भिक्षुणी के रूप में पहली स्त्री ऐसी कौन थी, उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइए। पॉज कर दीजिए वीडियो को, मैं बाद में आपको इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है क्या नाम है इनका नाम है महाप्रजापति गौतमी, ठीक है, याद रखिएगा, गौतमी से आप याद रखिएगा, पहली महिला थी भिक्षुणी, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, त्रिपिटक क्या है? ए गांधी जी के 3 बंदर हैं, बी ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, सी महावीर के 3 नगीने हैं, या डी बुद्ध के उपदेशों का संग्रह जो है वो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है डी, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, इसको बोला जाता है त्रिपिटक, ठीक है। त्रिपिटक में 3 जो इनके उपदेश थे महात्मा बुद्ध के, जितने भी उपदेश थे इनको संग्रह किया गया, इकट्ठा किया गया, संकलित किया गया, और फिर इनको 3 भागों में बांटा गया, और 3 अलग अलग जो किताब कहें या कुछ भी कहें वो बनाई गई, और इसीलिए इसको त्रिपिटक बोला जाता है। तो पहला जो था उसको बोला जाता है विनय पिटक, और इस विनय पिटक में क्या होता था कि संघ से संबंधित जो नियम थे, कि होता है ना हर चीज़ का अपना नियम होता है, जैसे आप किसी स्कूल में जाएंगे तो उसके रूल एंड रेगुलेशन होंगे, तो वही चीज़ें हैं। तो संघ के क्या नियम हैं, ये सारी चीज़ें थी, उससे संबंधित सारे नियम थे। दूसरा था सुत्त पिटक, इसमें धार्मिक सिद्धांत वगैरह जो थे वो सारे इसमें संकलित किए गए थे। और तीसरा था अभिधम्म पिटक, इसमें दार्शनिक जो सिद्धांत थे वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो तीनों पिटक को मिला दें तो क्या बोलते हैं? त्रिपिटक, ठीक है। तीनों याद रखिएगा, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। आपका अगर कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। थैंक यू।